चलो देखो, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आपको हमने क्या क्या बताया था कल। 22 क्या है आपका चार्जिंग सेक्शन है, 23 क्या है, आपको कैलकुलेट करना सिखाता है क्या, एनुअल वैल्यू, ठीक। 24 किसके बारे में बताता है, डिडक्शन, डिडक्शन कितने हैं, 2, 24A, ठीक है ना, सेक्शन 24A और सेक्शन 24B, ठीक है ना, डबल ABCD पढ़ी क्या, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, हाँ। फिर देखोगे सेक्शन 22 क्या बोला, 23 में से 24 माइनस करो, जो बच गया वो क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर हम लोग कल ये पढ़े थे हाउस प्रॉपर्टी कितने टाइप की है, क्या कैसे इसका क्लासिफिकेशन है। फिर एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, फिर तुमने पढ़ा प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड है, फिर ऑनर का मतलब क्या क्या है यहां पर, डीम्ड ऑनर, ठीक है ना। उसके बाद तुमको पढ़ाया गया प्रॉपर्टी, हमेशा प्रॉपर्टी का जो रेंट होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, किस पर लगेगा, प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पर, ठीक है। बट 3 केस को छोड़कर, पहला केस क्या था उसमें, जो सेक्शन नंबर 22 जो आपका चार्जिंग सेक्शन, उसमें बताया गया क्या था, वो अपना बिजनेस प्रोफेशन अपनी प्रॉपर्टी पर चला रहे हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर 2 और 3 में हम लोग चेक करेंगे, दूसरे के बारे में बात करते हैं, क्या, इफ द बिल्डिंग इज लेट आउट टू कैरी ऑन द बिजनेस मोर इफिशिएंटली। कल मैं बता रहा था ना, तुम अब मान लो बगल वाले हमको कोचिंग नहीं चलाने दे रहे, मैंने क्या किया उसके लिए, बगल में पुलिस चौकी स्टैब्लिश करा दी, है ना। यहां पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो पैसा लेके आते हैं, तो क्या हो जाता है, उनका छीन लिया जा रहा है, क्या करा दिया गया, पुलिस चौकी स्टैब्लिशमेंट करा दिया। बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, हम लोग क्या बोले, तुम फोन लेके आओ, गूगल पे से पेमेंट करो, कहें सर फोन छीन लिया जाता है, बात समझ में कि नहीं। तो ऐसी कोई व्यवस्था करा रहे हैं जिससे उनको सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही है, उसके लिए भी अगर हम किसी को बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, वो भी क्या होगा, हमारा बिजनेस प्रोफेशन का इनकम होगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी का होगा, ठीक। फिर कंपोजिट रेंट की बात हम लोग कर लिए थे, ठीक है, ये सारी बात हो गई थी। देखो दिक्कत कहां फंस रही तुम्हारी, जीएबी में। ये कंप्यूट करना कल आपको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, क्या बताया गया तुमको, बताया गया एमआरबी एफआरबी में दोनों चेक करोगे, दोनों में ज्यादा क्या है, उसका कंपेरिजन करोगे एसआरबी से, दोनों में कम क्या है, ठीक है। जो कम आ गया वो क्या हो गया, ईआरबी हो गया। ईआरबी कंपेरिजन किससे करोगे आप, एआरबी से करोगे, दोनों में से जो ज्यादा होगा वही क्या हो जाएगा। ये कब होगा, जब वैकेंसी नहीं होगी या अनरियलाइज्ड रेंट नहीं होगा। ये पढ़ने के बाद अगर आप इस सिचुएशन पर आओगे, ये आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें देखेंगे अगर एआरबी ग्रेटर देने किससे, ईआरबी से, तो एआरबी क्या हो गया, जीएबी हो गया, बात समझ में आ रही थी आपको। बट ध्यान दो, अगर ईआरबी ग्रेटर देन है किससे, एआरबी से, उसका रीजन क्या है, कोई और, वैकेंसी को छोड़कर, तो क्या हो जाएगा, ईआरबी जीएबी हो जाएगा। बट ध्यान रखो, अगर वैकेंसी के कारण एआरबी कम आ रहा है तो ध्यान रखोगे एआरबी क्या होगा, जीएबी होगा, ठीक है। यही बात हमने कल पढ़ाया था तुम लोग को। फिर ये केस सॉल्व कराया, 1 2 3 4, पांचवा मैंने छुड़वा दिया था क्योंकि उसमें क्या था, अनरियलाइज रेंट था। इसके लिए रूल 4 है, वो पढ़ा लेंगे तब इस पे बात करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब ये बताओ क्या क्या होमवर्क दिया गया था, सब लग गया कि नहीं लग गया है, चलो ठीक, चलिए कोई बात नहीं। 8 को हम लोग बाद में देखेंगे, अभी आओ इधर देखो, देखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हाउस प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है ये, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं, ये बताओ आप हमको। हाउस प्रॉपर्टी देखो 2 तरह की होती है, एक जिसमें आप रह रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, रेजिडेंशियल पार्ट। और दूसरा क्या है आपका, किचन में जाके सो जाते हो क्या तुम, शादी ब्याह की बात अलग है, जगह ना मिले तो, बात समझ में आएगी नहीं। वैसे भी कहा जाता किचन उचन में सोना नहीं जाता, बाथरूम में सो जाते क्या कोई, तो ध्यान रखोगे वो क्या है, रेजिडेंशियल पार्ट है, ध्यान रखेंगे वो क्या है।
तुम्हारा घर है, पार्किंग की जगह है उसमें काफी बड़ी, गार्डनिंग की जगह है उसमें, गांव से तुम्हारे बाबा आए वहां पर बैठ के वहां सो रहे, गांव वाले लोग आते हैं ना, कहते हैं अंदर मजा नहीं आ रहा है, हमारे बाबा आते हैं कहते हैं हम रुकेंगे नहीं, काहे, कहते हैं यार जगह बहुत छोटा सा, यहां से यहां तक खत्म हो जाता है, वहां रहेंगे थोड़ा टहलेंगे, घूमेंगे, कुछ काम वाम करेंगे, इसलिए वो लोग रुकते नहीं। दादी मेरी बिल्कुल नहीं रुकती है, सुबह आई शाम को गई घर, और तभी आएंगे जब उनको दवा लेना होगा, वैसे कभी नहीं आएंगे वो अपने मन से। क्यों? क्योंकि उन लोग को यहां पर पसंद ही नहीं आता है, क्योंकि हर आदमी गांव में क्या करता है, खुल के घूमा हुआ है, कुछ भी बोल सकता है। यहां पर कुछ जोर से बोले तो मम्मी के इतना तेज बोले तो क्या होता है, देखते कि नहीं, कभी कभी घर में कोई आता है मम्मी लोग का मुंह फूल जाता है, और दादी लोग भाई बहुत पुराने लोग हैं, वो समझ जाते हैं ना, तो क्या करते हैं वो कहते हैं हमको यहां नहीं रहना। क्यों नहीं रहना है? हम कहते हैं रुकिए ना, क्या दिक्कत है, लाइट है, फैन है, गुड नाइट चलेगी, मच्छर भी जाएगा, कहे नहीं हम उधर ही ठीक है, मच्छर उच्छर लगने दो, यहां पर फैल के नहीं रह पाते हम। बात समझ में आए कि नहीं? फिर वो लोग किस पर सो रहे हैं? चारपाई पर, यहां पर उनको बेड दे दिया गया है, उनको उस पर मजा नहीं आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखो, वो जो पार्किंग प्लेस है जहां दादा बाबा लोग बैठे हुए हैं, वो क्या है? रेजिडेंशियल प्लेस है, क्या है वो? तो ध्यान दोगे, हाउस प्रॉपर्टी में दोनों पार्ट इंक्लूड है। कोई आदमी घर बनवा दिया, अब क्या करोगे? उसमें किचन नहीं रखोगे कि वॉशरूम नहीं रखोगे? वो भी तो पार्ट है, बट वो कैसा पार्ट है? तो दोनों को इंक्लूड कर दोगे। अब देखो कि जैसे कुछ लोग बहुत बड़े रईस टाइप के, धीरू भाई माई टाइप के, उनके पास क्या है? प्लेग्राउंड है, किचन है, गार्डन है, कोर्टयार्ड है, पार्किंग है, फैक्ट्री एरिया है, सब। बात समझ में आई कि नहीं? तो ध्यान रखोगे हाउस प्रॉपर्टी में सभी चीजें इंक्लूड रहेंगी, ठीक। एक्सेप्शन है बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर। हमारा काम क्या है? पढ़ाना। हमने टीचर रखे हैं। मान लो यश सिंह को मैंने टीचर रख लिया, यश बोले सर अब यहां से वहां तक जाना पड़ता है, इधर ही कोई अगर रूम वूम मिल जाता तो ठीक रहता, इससे क्या होगा मैं तुरंत कोचिंग चला जाऊंगा। अगर इनको यहां क्वार्टर प्रोवाइड कराया गया, क्यों प्रोवाइड कराया गया? जिससे कि हमारा बिजनेस आसानी से चल सके। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये क्या है? हमारे स्टाफ है, इनको अगर हम कोई क्वार्टर प्रोवाइड करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? जिससे कि मेरा बिजनेस स्मूथ रनिंग करे। अब ध्यान रखो, यह बोला सर मैं आपको 1500 रुपए पर मंथ दे दूंगा, 3000 होगा, लेकिन हम लोग इतना वियर कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये जो 1500 हमको मिल रहा है, ये कहां पर टैक्सेबल हो जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो बिजनेस और प्रोफेशन को स्मूथ रन कराने के लिए खर्च किया जा रहा है, उससे कोई इनकम आपको जनरेट हो रही है। फिर पॉइंट नंबर 2 चेक करोगे, पर्सन टू कैरी ऑन हिज बिजनेस मोर इफिशिएंटली एंड स्मूथली। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां पर क्या था? इफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यहां पर कह रहा है कैसे आपको करना है। यहां पर इफिशिएंट और स्मूथ दोनों की बात होगी। गंगा के कछार में अगर आप ध्यान दो, पहले छोटा बगाड़ा, सलोरी और इधर राजापुर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं था, बट आज के डेट में देखिए, अभी भी देखो हर साल बाढ़ आ जाता है, इन्वायरमेंट इफेक्टेड हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ध्यान रखो, वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी किसकी? पोस्ट ऑफिस की और पुलिस स्टेशन। ध्यान रखो, ये सब क्यों प्रोवाइड कराया गया? लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड हो तभी तो वहां का डेवलपमेंट होगा। लाइट, इंफ्रा का एरिया कराया गया कि नहीं कराया गया? तो ध्यान रखो, अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस स्मूथ चलाने के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस या पुलिस स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट करवाता है, अब ये लोग क्या फ्री में रहेंगे? क्या रेंट तो पे करे ना उस बिल्डिंग का जिसमें ये है। कैसी इनकम होगी वो? पीजीबी। क्यों? क्योंकि आपने उसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों कराया? जिससे आपका बिजनेस स्मूथली और इफिशिएंटली रन करे, कंडक्ट करे। बात समझ में आ रही नहीं?
थर्ड में देखोगे कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विथ अदर एसेट। ठीक है, अब मान लो ट्रिपल सी का पेपर करा रहे हो, तुमको एक इंस्टीट्यूट चाहिए जहां पर क्या हो, क्या लगा हो, विकास ये फोन मैम को दो, वहां पर आपको सारे सेटअप के साथ रूम चाहिए कि नहीं चाहिए, उठा के ले जाओ, बात करते। ध्यान रखोगे ऐसा रेंट जो उस बिल्डिंग का है पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ या मशीनरी प्लांट जो भी वहां पर लगा उसके साथ, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, वो कहां पर टैक्सेबल होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ध्यान रखोगे अगर आप ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ बिल्डिंग ले लिए हो जहां पर उसको अलग नहीं, सेपरेट नहीं कर सकते हो, और अगर उससे कोई इनकम हो रही है, वो कहां टैक्सेबल होगी, अंडर हेड पीजीबीपी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 चेक करोगे, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन प्रोवाइड करा रहे हो, जहां पर एमओए का मतलब क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है एसएससी की कंपनी का मेन एम क्या है, एक्वायर प्रॉपर्टी एंड अर्न इनकम बाय लेट आउट। प्रॉपर्टी को लेगा, उसको रेंट पर प्रोवाइड कराएगा, और उससे जो पैसा आएगा वो क्या आ जाएगा, उसका इनकम। अगर आप मनफोड़गंज जाओ, निगम चौराहे पर देखो एक बहुत बड़ा पेइंग गेस्ट है। पेइंग गेस्ट का मतलब सोचते हो कि नहीं, पेइंग गेस्ट फैसिलिटी का मतलब जहां पर आप आइए, पैसा दीजिए और रहिए, वहां पर सामान उमान सब रहता है, आपको जरूरत क्या है, अपने कपड़े का। हाँ, होटल नहीं, बट होटल की तरह फैसिलिटी है। जैसे अगर तुम लोग देखो ध्यान से तो वहां पर देखो गर्ल्स हॉस्टल टाइप का है, तुमको तो पता ही होगा, हम ही दिखाए थे। अच्छा वो हमारे एक दोस्त है, उन्हीं का है, हम सोचे तुमको ऐसे ही पता है, पूरे जगह टहलते रहते हो ना। तो ध्यान रखो भाई, ये पेइंग गेस्ट की जो फैसिलिटी है, ये कैसी फैसिलिटी है, जैसे होटल में जो रहता है, कभी कभी देखो तुम लोग दर्शन करने जाते हो कि नहीं जाते हो, तो लॉज टाइप का ले लिए, होटल का खर्चा जो होता है महंगा पड़ जाता है अगर लॉज की फैसिलिटी देखो, अपने यहां इलाहाबाद में लॉज है कि नहीं है, तो जो लॉज है वो कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, वो पेइंग गेस्ट का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्या, नहीं वहां पर देखो एसी, बेड, खाना पीना सारा फैसिलिटी पेइंग गेस्ट। अब ध्यान दो, लॉज जो है वहां पर क्या करते हो आप, रूम लेते हो, जैसे यहां पर स्टूडेंट आते हैं क्या करता है, रूम लेता है, अपना सामान रखता है, तो देखोगे लॉज की जो इनकम है कहां टैक्सेबल हो जाती है, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में। बट पेइंग गेस्ट क्या है, उसका बिजनेस है, वो कहां टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी। पॉइंट नंबर 5 एसएससी, सेल्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप अपने प्रॉपर्टी पर अपना बिजनेस प्रोफेशन सेटअप किए हो, उस पर अगर कोई पैसा खर्च होता है वो कहां टैक्सेबल होगा, पीजीबी, ना कि। ठीक है, तो ये 4-5 एक्सेप्शन है आपके, ठीक, आप इसको ध्यान रखिएगा अच्छा, इंटरेस्ट है, यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ भाई। आ जाते फिर हम लोग क्वेश्चन पर, आओ फटाफट, इस पर आओ, इसका फोटो खींच लो सब लोग अपने फोन। हो गया, आप कॉपी में सॉल्व करिए फटाफट इसको।
यस आ गया, भेज दो ग्रुप में। चलो बताओ जल्दी जल्दी हमको, तुम लोग देखें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पहले का हाँ हुआ। देखो भाई पहले में हम लोग आएंगे अगर एफ आर बी और एम आर बी, पहले केस में उठा लो, ये कितने का है, इन दोनों में से हमको क्या चेक करना है, हायर कितना है 18,000, ठीक है। फिर इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, एस आर बी चेक कर लीजिए कितने का है, इन दोनों में सबसे कम क्या है, बात समझ में आ रही कि नहीं, यही क्या हो गया आपका, इसका कंपैरिजन किसके साथ करोगे, ए आर बी से। ए आर बी कितने का है 20,000 रुपये का, इन दोनों में से हायर क्या, वही क्या हो जाएगा, तो जी ए बी कितना आ गया, बात समझ में आ रही कि नहीं, बात क्लियर है आपको, नोट करिए। केस नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। आरुषा बात समझ में आ रहा है आपके, दूसरे में देखो एफ आर बी कितने का है 18,000 का, एम आर बी कितने का है 20,000 का, दोनों में हायर क्या है 20,000। फिर एस आर बी कितने का है 21,000 का है, तो दोनों में कम क्या है 20,000 क्या हो गया आपका, ई आर बी हो गया, ए आर बी कितने का है 22 का है, तो यहां पर जी ए बी क्या हो गया आपका 22, ए आर बी जी ए बी हो गया। ठीक है, अब थर्ड में आते हैं हम लोग। थर्ड में 2 महीने की वैकेंसी है। अब इधर बात को सब लोग ध्यान देंगे भाई, एफ आर बी कितने का है थर्ड केस में, एम आर बी कितने का है, दोनों में हायर क्या है, एस आर बी कितने का है, दोनों में ज्यादा क्या है, कम कौन है 19, है ना। यहां पर हम लोग क्या चेक करते हैं, लोअर, जो लोअर होता है वही तो ई आर बी होता है। अब ए आर बी कितने का है, अगर आप यहां ध्यान दो ए आर बी कितने का है ना 2,000 पर मंथ है, इन दोनों के लिए मैंने ये नीचे लिखा है। अब ध्यान दो, अगर 2 महीने की वैकेंसी थी तो 4,000 रुपीज नहीं रियलाइज हुआ, कितना रियलाइज हुआ, तो अगर आप ध्यान दो यहां पर ए आर बी कितने का है आपका 20 का, यहां पर बताओ जी ए बी क्या आ जाएगा फिर,
यार यहां तक बात क्लियर है सबको? रब कर दे। फिर आओ देखो फोर्थ पॉइंट, एफआरबी कितने का है? एमआरबी कितने का है? 22,000 का। दोनों में से हायर क्या है? एसआरबी कितने का है? दोनों में से कम क्या है? बात समझ में आ रही है? अब एआरबी 24,000 का है, वैकेंसी 1 महीने की है इस पर, तो बचा कितना यहां पर? ज्यादा क्या है? एआरबी। तो यही क्या हो गया आपका? कोई दिक्कत? नोट करो। आगे देखोगे, फिफ्थ केस, एफआरबी कितने का है? एमआरबी कितने का है? तो सब बराबर ही है। एसआरबी कितने का है? ईआरबी कितना हो गया? फिर एआरबी 25 है, दोनों में से हायर क्या है? तो जीएबी क्या हो गया आपका? 25,000 रुपये। बात क्लियर है यहां तक सबको? अब क्लियर हो गया ये? जिसको ना क्लियर हो आओ फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो लिखो एक दूसरा सवाल। हो गया? विकास कहाँ है? इनकी बात करने लगे तो। विकास मिश्रा, बुलाओ काम है। चलो भाई, फर्स्ट देखते हैं हम लोग। सब लोग लिख लिए ना? अब देखो, एफआरबी एमआरबी विच एवर इज हायर, पहली बात। फिर इसमें चेक करना है हम लोग को लोअर। लोअर को क्या बोलते हैं हम लोग? फिर इसका कंपेरिजन, तो जो बच गया वही क्या हो गया? चलो कैलकुलेट करो भाई। एफआरबी 22, एमआरबी कितने का? तो हायर क्या है?
ये SRB कितने का है, लोअर क्या है, यहां तक सबको क्लियर है। ध्यान रखिए ARB कितना है, 2500 पर मंथ है, तो 12 महीने कितना हो गया, बट ध्यान रखोगे 4 महीने की वैकेंसी है, जो माइनस का तो 25 इंटू 4 कितना 10,000, ये कितना आ गया आपका 1500 नहीं है, वो 2500 रुपए है, 6000 जो बोले, 20,000 आ गया कि नहीं आ गया। अगर वैकेंसी ना होती तो उसको कितना मिल रहा होता, 30,000 रुपए, है ना। हमने देखो तुमको GAB में क्या लिखवा दिया कैलकुलेट करते समय, अगर ARB ग्रेटर देन GAB तब तो ARB हो गया, बट अगर ARB कम है उसका रीजन क्या है, अगर ARB कम है उसका रीजन क्या है, वैकेंसी है, तो ARB ही GAB है। बात आपको यहीं से क्लियर कर लेनी है। अगर ARB कम है उसका रीजन क्या है, वैकेंसी, तो ARB GAB है। और वही चीज देखो मैं यहां समझा रहा हूं तुमको इस एग्जांपल में। अगर वैकेंसी ना होती 4 महीने की तो आपको 10,000 और मिलता ना, मतलब 30,000 मिलता कि नहीं मिलता। तो ध्यान रखो ARB तुम्हारा क्या हो गया, GAB हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यही बात देखो यहां पर लिखी गई है, समझ रहे हैं कौशिक। केस नंबर 2 में देखो इन दोनों में हायर क्या है 50, इसका कंपेरिजन कर दिया तुमने SRB से, SRB कितने का है 48 का, दोनों में से कम क्या है 48, यही क्या हो गया आपका ERB हो गया। 3 महीने की वैकेंसी है, एक्चुअल एंटर वैल्यू 5,000 पर मंथ है, तो 12 महीने कितना हो गया 60,000, और 3 महीने वैकेंसी थी तो 15,000 माइनस कर दो, कितना आ गया यहां पर 45,000। अगर वैकेंसी ना होती ARB ज्यादा होता कि ना होता, तो ध्यान रखो ARB ही क्या हो गया यहां पर GAB हो गया। यही बात आपको बताना चाह रहे थे। आगे बढ़े अब हम लोग, कोई दिक्कत यहां तक। आर्यन क्लियर है ना ये तुमको, उसको क्लियर, चलो फिर आ जाओ। एक टॉपिक है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन। बताओ भाई, लिख लोगे इसको, तुम लोग लिखे हो कि नहीं लिखे हो, अगर ना लिखे हो तो नोट्स भेजा गया है ना कि नहीं भेजा गया, भेज देना इन लोग, भेज दो, यस को यस भेज देना। चलो भाई इधर देखो, देखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन का एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग को ये समझना है। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और उसके लिए लोन लिए हो, तो उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको अलाउ कर देगा। अलाउ का मतलब क्या है, आप इनकम का मतलब क्या होता है, जो पैसा तुम कमाए हो उसमें से माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट का अमाउंट जो बच जाएगा वो आपका इनकम हो, ठीक है ना। इफ लोन इज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी के किसी पर्पज के लिए आपने लोन लिया है, उसके इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन कहां पर मिलेगा आपको, 24B में मिलेगा।
बात समझ में आ रही कि नहीं? बट ध्यान दोगे पर्पज क्या होना चाहिए, या तो कंस्ट्रक्शन, या तो रिपेयर, और या तो रिनोवेशन। कहने का मतलब अगर आप वो पैसा उठा के अपने हाउस प्रॉपर्टी में लगा दिए हो, आप इलिजिबल हो जाओगे क्लेम फॉर डिडक्शन। ये ज्योति अपनी पैसा निकाली और क्या कर ली, अपने एजुकेशन में उस पैसे को लगा ली, क्या उसका डिडक्शन अलाउ होगा? एजुकेशन के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन लोन लिए अंडर सेक्शन 80E की बात करें फिर। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई पर्सन लोन लेके अपनी बेटी की शादी कर दिया, अलाउड होगा क्या? उस पैसे का यूटिलाइजेशन वो पार्टनरशिप फंड में कर लिया, डिडक्शन अलाउड होगा क्या? हाँ कर रहे हो, उसमें लिखा है स्पेसिफाइड है पर्पज क्या, हाउस प्रॉपर्टी। शादी करके घर में रह लिए मतलब यूज कर लिए, हो गया। ये सब चीज यहां नहीं देखना है, यहां पर क्या है पर्पज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं? लोन में भी टेकन फ्रॉम बैंक, लोन आप कहीं से भी लो, बैंक से, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोई ट्रस्ट से, है ना, फ्रेंड फैमिली, किसी से भी आप लोन लो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड किस बेस पर है, ड्यू बेस पर। जो लोग सैलरी पढ़े हैं, देखो सैलरी कैसे टैक्सेबल होती है, या तो ड्यू या रिसीव विचएवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले होता है। यहां पर क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन कब टैक्सेबल होगा, जब वो ड्यू हो जाएगा। तुमने लोन ले लिया, इसका मतलब क्या करना है आपको, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है कि नहीं, इसका मतलब आपको डिडक्शन मिलेगा। जो लोग सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़े होंगे वहां पर ध्यान दिए होंगे, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर ITR ड्यू डेट के दिन फाइल करना था, अगर पढ़े होगे तो ध्यान होगा तुमको। यहां पर मतलब क्या हो गया, पेड फिर भी अलाउड, आउटस्टैंडिंग है, पेड कर दियो तो डिडक्शन क्या होगा, अलाउड होगा ही, बट आउटस्टैंडिंग है तो क्या करोगे, पे तो करोगे ना, वो भी क्या होगा, अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट दैट इज नोन एज पेनल इंटरेस्ट, ठीक है, इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। एक इंटरेस्ट का पेमेंट आप नहीं किए हो, दूसरा लोन ले लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, याद है आपको? क्या पढ़ी तुम लोग MBA में, मैथ में कुछ पढ़े? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ी थी कि नहीं? क्या है वो, वही तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसी को कहा जाता है दुनियादारी। ध्यान दो, तुम्हारा 6,000 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है, तुमने 60,000 रुपए लोन लिया था, किस रेट से? अब तुमने लोन का पेमेंट नहीं किया और उसके इंटरेस्ट का भी पेमेंट नहीं किया, तुम्हारा अमाउंट कितना हो गया लोन का? अब इसका 10% कितना लगेगा? अब तुम डिडक्शन कितने का क्लेम कर सकते हो? केवल 600 का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। समझ कि नहीं? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम डिले किए हो पेमेंट करने में। क्यों किए? बात समझे कि नहीं? अगर इसका डिडक्शन अलाउ कर देगी डिपार्टमेंट ना, तो लोग क्या हो जाएंगे, काम चोर हो जाएंगे। बिल्कुल, कैसे प्रॉब्लम आई, आपको अपना मैनेजमेंट स्किल घुमाना चाहिए ना, प्रॉब्लम ना आए। कोविड के समय में गवर्नमेंट ने खुद रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया, समझ कि नहीं? वैसे तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन ऐसा हम मान रहे हैं, जो कि हकीकत है। तो ध्यान रखोगे आप यहां पर, कहां चला गया ये, ठीक है। अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को डिडक्शन अलाउ करा देंगे तो लोग क्या हो जाएंगे,
और लापरवाह हो जाएंगे। कहेंगे ना जब डिडक्शन क्लेम हो रहा है तो फिर काहे पेमेंट करें हम। तो गवर्नमेंट बोला अच्छा देते तुमको डिडक्शन, आओ, छोड़ दिया। फिर तो ध्यान रखोगे 24B में हम लोग पढ़े इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको कब लागू हो रहा है? जब आप लोन लिए हो, किस पर्पज के लिए? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के पर्पज क्या हो सकता है? या तो आप उसको बनवा रहे हो, या रिपेयर करवा रहे हो, या उसका रिनोवेशन करा रहे हो, ठीक है ना। लोन आप कहीं से भी ले सकते हो, आपको डिडक्शन क्लेम करने का राइट रहेगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट का अलाउड, यहां पर इंटरेस्ट किस बेस पर अलाउड होगा? ड्यू बेस पर। अगर पेड है तब तो अलाउड होगा ही, बट अगर पेड नहीं है फिर भी वो क्या होगा? फिर बट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट दैट इज पैनल इंटरेस्ट, ये अलाउड नहीं होगा डिडक्शन में, ठीक है। अब देखो लोन की कुछ लिमिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या है? लिमिट है, एक लिमिट तक अलाउड होगा। तो पढ़िए भाई इसको। एलओपी का मतलब क्या होता है? लेट आउट प्रॉपर्टी। डीएलओपी का मतलब क्या होता है? डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। और एसओपी का मतलब क्या होता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ये सब नीचे बताया मैंने नोट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लोन की लिमिट क्या है? लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम टू लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, नो लिमिट, कोई लिमिट अलाउ नहीं। पूरा जितना लोन लो सबका इंटरेस्ट अलाउ। किराए पर उठा दो घर, लोन लेके बनवा दो पूरा घर, डिडक्शन क्लेम कर लो। किस सेक्शन में मिलेगा? 24B में। बात समझ में आएगी नहीं? फिर एसओपी की बात करेंगे हम लोग, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। इसमें दो केस बनते हैं, पहला केस, दूसरा केस। स्पेशल केस का मतलब है आपने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे प्रोवाइड की, ठीक है ना। अपना कुछ पोर्शन दे देते हो ना, कभी बिल्डिंग के 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, ठीक। और लोन तुमने कब लिया है ना? 1 अप्रैल 1990 के बाद। लोन का पर्पज क्या है भाई? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, देन कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर। और आपका कंस्ट्रक्शन कितने समय में कंप्लीट हो जाए? 5 साल के अंदर। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ ईयर इन विच लोन वाज टेकन, जब से आपने लोन लिया है। आपको डिडक्शन कितना अलाउड होगा? आपको डिडक्शन कितना अलाउ होगा? तो स्पेशल केस में कितना है? 2 लाख। स्पेशल केस क्या है? आप लोन कब लेंगे? 1 अप्रैल 1999 के बाद। फिर उसका यूटिलाइजेशन कहां पर करेंगे आप? हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में कहां पर करेंगे? रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिपेयर। फिर ये सब काम कितने समय के अंदर करना है? कंस्ट्रक्शन कराने कब? 5 साल के अंदर, ठीक है। तब आपको डिडक्शन अलाउ होगी कितनी? मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख। नॉर्मल केस में कितना है भाई? 30,000 रुपए। यहां तक कोई समस्या बताओ? तो देखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट है। लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, पूरे के पूरे इंटरेस्ट को अलाउड कर दिया जाएगा जितना इंटरेस्ट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, 2 हाउस प्रॉपर्टी चेक करोगे। अगर स्पेशल केस में आ रहा है तो उसको डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2 लाख। नॉर्मल केस में कितना मिलेगा? 30,000 रुपए, ठीक है। छाप डालो। क्या करेंगे? नोट से क्या लिखोगी? फाड़ के नोट्स को फेंक दो बेटा, फिर से लिखो। यह सिंह लिख रहे हैं, तुम लोग नहीं लिख पा रहे हो।
हम बोले छोड़ने को, काय भेज दें, रिश्तेदार हो तुम मेरे। जाने के पहले ही तुम लोग नोट्स मांग दिया करो, घर पहुंच जाते हैं नोट्स मांगते हो। आजकल टैब है, कुछ सामान घर जा नहीं पा रहा है। भेजे, भेज देते हैं। अब जाना फिर घर पे ही लिखना आराम से, ठीक। नोट पढ़ो चलो। लोन के भी दो पोर्शन है। नोट पढ़ो जरा से, देखो। बेहतरीन बात लिखा इसने। मान लिया जाना। जैसे कुछ लोग पागलों की तरह बात करते हैं तो उनको क्या किया जाता है, पागल ही मान लिया जाता है। विकास अपने ऊपर तुम मत लेना। अब देखो कह रहे एनी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन। एक लोन लेके बैठे हो 5 लाख रुपए का, उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, एक लोन और 5 लाख का निकला है उस लोन का पेमेंट करने के लिए। तो कह रहा है वो जो दूसरा वाला लोन लिए हो उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि पर्पज क्या है, ठीक है ना। कह रहे एनी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन एंड अर्लियर लोन वाज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, देन इंटरेस्ट ऑफ फ्रेश लोन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। जहां भैंस वहीं भैंस की पूछ। बात समझ में आ रही कि नहीं? विकास भैंस के नालायक। तो ध्यान दोगे भाई, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया शेल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट अगर आउटसाइड इंडिया पे किया जाएगा उस पर डिडक्शन आपको अलाउ तब तक नहीं होगा, कब तक? तो टीडीएस कटा के भेजो, डिडक्शन लो। जब गवर्नमेंट पाएगा तभी तो अलाउ करेगा ना, जब गवर्नमेंट को आप दोगे नहीं तो अलाउ कहां से करेगा। अब देखो यहां पर माजरा यहां फंस गया तुम्हारा। जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन होगा दो तरह का होगा, एक होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट और दूसरा होगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। अगर यही पहचान गए अब चैप्टर खत्म। बात समझ में आ रही कि नहीं? आ जाओ, कैसे पहचानोगे? आओ, अब लिखना चालू करो। अब लिखो, या पहले समझ लो फिर लिखो। देखो पहले समझ लीजिए। देखो डायग्राम दिया है, डेट ऑफ टेकन लोन या डेट ऑफ लोन टेकन। मान लेते हैं लोन लिया मैंने, ठीक है, और हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। कब कंप्लीट हो रहा है? अगस्त 31 को। कब? 2021 में। इसके पहले ठीक 31 मार्च कब आया होगा? बोलो भाई, इसके 31 अगस्त 2021 के पहले
आप क्या चेक कर लेंगे? 31 मार्च 2021। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या दो बातें हमने इसमें चेक किया? पहला चेक किया डेट कब आपने लोन लिया है, वो डेट जिस डेट पर आपने लोन लिया है, और दूसरी कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसके पहले आप आओ। कब आओ? 31 मार्च को। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है? 31 मार्च 2021 को। उसके पहले 31 मार्च 2021 आया। तो जिस दिन से तुमने लोन लिया है, जिस दिन से तुमने लोन, उस दिन से लेके 31 मार्च 2021 तक का जो पीरियड होगा वो पीरियड क्या माना जाएगा? और इसका डिडक्शन अलाउड होगा। किसका अलाउड होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इतने पीरियड का जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उसका डिडक्शन आपको अलाउड होगा। कैसे अलाउड होगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसका डिडक्शन आपको अलाउड होगा। कैसे अलाउड होगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। यह बात आपको समझ में है कि नहीं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है? जिस दिन से तुमने लोन लिया है उस डेट को चेक करो, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो उसको चेक करो। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के ठीक पहले का 31 मार्च का डेट पकड़ो। 31 मार्च और डेट ऑफ टेकन ऑफ लोन जो पीरियड होगा दोनों का, उसको आप क्या बोलोगे? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा उसका डिडक्शन अलाउड होगा। कैसे? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। फिर उसके बाद के पीरियड को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? पास्ट की पोस्ट। हम तो पोस्ट लिखे हैं, अब तुम लोग पता नहीं क्या पढ़ रहे हो। अब तुम्हारे तरह नहीं लिख पाते ना विकास, हम उड़ा के। तुम्हारा राइटिंग देख ले, बच्चा छोटा वाला शर्मा जाए। भैया कितने टैलेंटेड हैं, उड़ा उड़ा के लिख देते हैं। शर्मा के आत्महत्या न कर ले बेचारा वो, कि मैं तो लिख ही नहीं पाता हूं। अब ध्यान दो, इसके बाद के वो जो 31 मार्च आपने रखा है उसके पहले का, ठीक है ना? इसके पहले का कहां से? जिस दिन तुमने लोन लिया है यहां तक का तो जो पीरियड है वो क्लियर हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। उसके बाद का जो पीरियड है वो क्या है भाई? पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? तो इसका डिडक्शन अलाउड होगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, और इसका पूरा पूरा अलाउड होगा 1 इंस्टॉलमेंट, एक ही बार। ठीक है ना? यहां तक कोई समस्या हो बताइए पहले आप। पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 1, आप समझ में आएगा फिर तुम्हारे। पहला लोन कब लिया उसने? केस नंबर ए देखोगे 1 मार्च 2018 को लिया कि नहीं विकास? कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है? तो 31 मार्च 2020 के पहले का 31 मार्च 2020 कब आया होगा? 19 में। तो देखें भाई केस नंबर 1, डेट ऑफ टेकन लोन। क्या डेट है लोन लेने की? 1 मार्च 18 को। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? 31 मार्च 2020 को। इसके पहले 31 मार्च कब आया होगा? 19 में। तो ध्यान दो भाई, आप 1 मार्च 18 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का जो समय है उसको क्या नाम दिया गया?
बताएं अगर यहां तक कोई दुख दर्द हो तो। विकार नायक, तुमको समझ में आ रहा है? इसके पहले कैसे नहीं समझ में आया था फिर? हाँ, जब आवारागर्दी फुर्सत मिले तुमको तब तो पढ़ोगे। तो ये बात भाई क्लियर है कि नहीं सबको? ये क्या है आपका? प्री कंस्ट्रक्शन, और इधर का जो पीरियड हो गया वो क्या हो गया आपका? पोस्ट कंस्ट्रक्शन। यहां तक आपको कोई दिक्कत है भाई? तो आप अगर ध्यान दे रहे हो यहां पर 1 मार्च 18 से 31 मार्च 2019 का जो पीरियड है वो कितने महीने का है? 13 मंथ का है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां तक? अभी पीरियड चेक करो, इंटरेस्ट तो तुम निकाल लेते हो, बहुत कैलकुलेशन की हो तुम लोग। दूसरा केस आप लोग अप्रेस करिए और हमको बताइए। चलिए, तो ध्यान दीजिए भाई, कब लोन लिया तुमने? डेट ऑफ लोन कब लिया? 31 मार्च 19 को। 1 अप्रैल 21 को कंप्लीट हो रहा है कंस्ट्रक्शन। कब हो रहा है भाई? 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। इसके पहले का 31 मार्च जो है, तो एक ध्यान रखो, 31 मार्च 19 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, 1 अप्रैल के पहले 31 मार्च, एक दिन पहले है ना। तो ध्यान दोगे 12 और 12 2 साल हो गए कि नहीं? 24 महीने का तुम्हारा जो पीरियड है वो क्या है? इसके बाद का जो पीरियड है ये क्या है आपका? अभी ये चल ही रहा है, ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है ना। लोन का रीपेमेंट कर दियो क्या? अकल उकल नहीं लगाती हो तुम? कम खाना खाया करो बेटा तुम। ये भगवान, अगर हमारा टारगेट सही लग रहा है तब काम तो होना चाहिए ना। थर्ड थर्ड फोर्थ करिए आप लोग अपने से। चलिए, सीसी हो गया कि नहीं? तुमको सीसी पौवा ही याद आएगा बेटा। देखोगे यहां पर डेट ऑफ टेकन लोन कब है? 30 सितंबर 19। और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है? तो देखो भाई सी में तो क्या हुआ होगा? तो डेट ऑफ लोन। बर्थडे पार्टी करती हो ना, छोटी सी करती हो, करती तो हो। उसी तरह यहां पर भी क्या होगा? तो तुम का इतने ज्यादा खुश हो रहे हो? भाई पढ़ाई करने में तुमको खुशी नहीं हो रही है? पेपर आ गए इनका, 13 तारीख से पेपर है फाउंडेशन का।
यहां पर देखोगे डेट ऑफ टेकन लोन, कब लोन लिया तुमने? 30 सितंबर 19 को। और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है? देखो भाई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है आपका 31 अगस्त 2020। ठीक है बच्चा। अब इसके पहले 31 मार्च चेक कर लेंगे हम लोग, कब आया? 20 में। तो स्टार्ट किया तुमने 30 सितंबर 19 से, खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 20 को। तो ये जो 6 महीने का समय, ये तुम्हारा क्या हो गया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। उसके बाद का समय क्या हो गया? बात खत्म हो गई। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? फोर्थ, समझ में आ रहा है कौशिक? ज्योति, तुमको तो जल्दी समझ में आ जाता है, बस तुम समझना ही नहीं चाहते थे पहले। हो गया क्लियर? अब 15 नवंबर 1 नवंबर 15 नवंबर 18 1 नवंबर 2020 आप कब लोन ले रहे हैं? ठीक है, कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है ना? अब ध्यान दो, इसके पहले का 31 मार्च कब है? 20 में। तो ये पूरा पीरियड यहां से लेकर यहां तक का क्या है भाई? ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। ठीक है ना? साढ़े 4 मंथ इस महीने और 12 मंथ इसमें, लगभग 16.5। ठीक है, तो यहां तक किसी समस्या बताओ। बाकी बात अभी होगी। हाँ, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो बताओ पहले।